तो सीधे रुक करेंगे सिंघू बॉर्डर का। भविष्य त्यागी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, फिलहाल यहां पर प्रदर्शन चल रहा है लगातार 48 दिनों से टिकरी बॉर्डर पर भी और तमाम दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटे हुए हैं। आज क्योंकि दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हो रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि ये हियरिंग फिलहाल चल रही है सीजीआई, और क्योंकि एमएल शर्मा जो है किसानों की तरफ से वो पक्ष रख रहे हैं, कई दलीलें दी गई हैं। जिस तरह से प्रेस नोट जारी कर कल किसान संगठनों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि वो कमेटी के सामने जो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी उसके समक्ष पेश नहीं होंगे, वही बात आज एमएल शर्मा ने कोर्ट में किसानों की तरफ से कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने यह कहा है कि आप हड़ताल करते रहिए, अनिश्चितकालीन तक आप ये आंदोलन करते रहिए, लेकिन इससे क्या समस्या का समाधान निकलेगा? उन्होंने कहा है कि हम सकारात्मक एक माहौल बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इस मामले पर किसी तरह की नकारात्मकता आए और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि इस मामले का समाधान हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, जो अटॉर्नी जनरल है उनसे साफ तौर पर यह कहा है कि जो कमेटी होगी वो इस मामले में जुडिशियल हिस्सा होगी, यानी कि कानूनी तौर से मान्य ये कमेटी होगी। कुछ लोग हमारे साथ ये मौजूद है, पहले उससे पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये वो तस्वीरें लगातार जो है प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंच रहे हैं, आंदोलनकारी यहां पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग जगहों से लगातार लोग इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, ये हालात हैं। दरअसल 48 दिनों से ये आंदोलन यहां सिंघू बॉर्डर पर भी चल रहा है और कई दिलचस्प तस्वीरें आई हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी आई जिसने कहीं ना कहीं पूरे देश का दिल तोड़ा। जी हां, लगभग 65 लोगों की मौत इस आंदोलन के दौरान हुई है। तो ऐसे में जनता टीवी भी ये कोशिश कर रहा है कि अब इस आंदोलन का एक निष्कर्ष निकले। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ अलग अलग जो संगठन है वो समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं इस किसान आंदोलन को। 10वें राउंड की बातचीत के लिए 15 जनवरी का समय दिया गया था। हालांकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यह मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है और अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट जो है अब से कुछ ही देर में जारी कर सकता है। क्या कुछ आदेश होगा? देखिए कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई गई थी और इस पूरे मामले पर एक सकारात्मक माहौल बनाकर समाधान निकालने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की है। कुछ लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि एक पंचायत सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों को लेकर लग रही है, उस पर बातचीत चल रही है। एक पंचायत जनता टीवी यहां लगा रहा है, बातचीत करेंगे कि आखिर इस मसले का हल जो है कैसे निकलेगा। शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है आपको, आज सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है? उम्मीद तो है भाई, कुछ ना कुछ तो हल होगा, हम उम्मीद के ऊपर ही बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कमेटी बना लीजिए, कमेटी जो है वो जुडिशियल हिस्सा होगी केस का। इस पर क्योंकि किसान संगठनों ने कल भी कहा था प्रेस नोट जारी करके कि हम कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे, आज एमएल शर्मा जो किसानों का पक्ष रख रहे हैं वो भी ये बात सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कमेटी के पक्ष में क्यों होंगे? ये तो आर पार की लड़ाई है। जब किसानों ने इतने दिन से धरने पे बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं कि सरकार ने ये कानून बनाया है। हमारी टकराव, जो हमारा किसान का जो टकराव है, किसान का, वो सरकार के साथ है सीधा। लेकिन सरकार तो आप कह रहे हैं ना, सरकार गुमराह कर रही है। अब आप कह रहे हैं कि सरकार जो है इस मामले को लंबा खींच रही ताकि किसान जो है थक हार कर घर चले जाएं। इस तरह के आरोप किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कानूनी कमेटी जो बनाने की बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने अगर बातचीत को आगे बढ़ा जाए तो इसमें समस्या क्या है? हो सकता है कि हल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी निकल आए। देखिए, ये जो वक्तव्य है, ये हमारे जो सीनियर व्यक्ति हैं, हमारे लीडर साहब हैं, जो हमारे किसान यूनियन के संयुक्त मोर्चा के, ये बात वो रखेंगे। हम तो इतने बड़े नेता नहीं हैं, हम तो साथ चलने वाले हैं अपने नेताओं के। हम तो यही कहेंगे कि किसान और सरकार आमने सामने है। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि काले कानून वापस लिए जाएं और इसीलिए बैठे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, हम इसी तरह बैठे रहेंगे धरना दे करके। ये हमारे नेताओं ने कह दिया है। आखिर समस्या क्या है? अगर कमेटी के समक्ष पेश होते हैं, बातचीत रखते, तमाम पहलुओं को अगर रखेंगे तो हो सकता है कमेटी भी उन पहलुओं को कंसीडर करेगी जो समस्याएं किसानों के सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या आखिर वो पॉइंट क्या है, आखिर वो दिक्कत क्या है कि कमेटी के सामने पेश होने से किसान इनकार कर रहे हैं? कमेटी के सामने पेश होने से हमारा जो सभी
किसान नेताओं का, हमारे जो किसान नेता इस बात रखेंगे, वो अपने तर्क वितर्क करने के बाद रखेंगे, सारे सलाह करेंगे। संयुक्त मोर्चा जो है होगा हमारा, वो पूरा एक डिसीजन लेगा, उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अंदर जो कमेटी बनेगी, हो सकता है कि हमारे जो जितने हमारे नेता हैं कोई फैसला लेकर के, हो सकता है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करने के बाद चले जाएं उसके अंदर, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारा तो ये फैसला है कि जिम्मेदार जो है वो इस कगार पे पहुंच चुका है कि अब मरने और जीने का सवाल है हमारा। हमारे बच्चे हमारे को आने वाले समय में क्या कहेंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे जब ये कानून बनाए जा रहे थे। हम अपने आने वाली नस्लों के लिए हम तो संघर्ष के लिए बैठे हैं, और जब तक जिएंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, तीनों कानून वापस नहीं होंगे, हम तो मरेंगे और मारेंगे। देखिए लगातार किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि या तो वो जीतेंगे या तो मरेंगे। देखिए जब 9वें दौर की बातचीत हो रही थी उस वक्त भी किसानों की तरफ से किसान संगठन के जो प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे, एक प्ले कार्ड दिखाया गया था जिस पर लिखा हुआ था या तो जीतेंगे या तो मरेंगे। हालांकि जब 5वें दौर की बातचीत चल रही थी, जब से किसान और सरकार के बीच एक डेडलॉक हुआ था, बातचीत बंद हो गई थी, उस बैठक के दौरान भी, उस बातचीत के दौरान भी कुछ प्ले कार्ड्स दिखाए गए थे और उसके बाद मौन धारण कर लिया गया था किसान संगठनों की तरफ से, क्योंकि किसान संगठन कह रहे थे कि या तो यस और या तो नो में जवाब दे दीजिए, यानी कि स्पष्ट तौर पर आप ये बता दीजिए कि क्या आप कृषि कानूनों को वापस लेंगे या नहीं। हालांकि उसके बाद उस गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने लेटर डिप्लोमेसी का सहारा लिया। किसान संगठनों की तरफ से भी लेटर डिप्लोमेसी का जवाब लेटर डिप्लोमेसी की तरह ही दिया गया। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है, क्या यहां पर भी किसी तरह का गतिरोध ये आगे चलता रहेगा या इस गतिरोध को विराम इस पर लगेगा? एक सकारात्मक निष्कर्ष की तरफ आज ये मामला पहुंचेगा, क्योंकि उम्मीद पूरे देश को है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और जो तमाम बॉर्डर्स हैं वो खुले, और जो आंदोलन करता है यहाँ पर 48 दिनों से डटे हुए हैं इस सर्द मौसम में भी, वो अपने घर पहुंचे, वो अपने घर जाएं और खुशी खुशी जाएं। और जनता टीवी की भी उम्मीद, ये एक कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान हो। सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कल कहा गया कि किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा होती है तो हम सब उसके जिम्मेदार होंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। और ये बात भी कही थी केंद्र सरकार को कि आप इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। एक नाराजगी सुप्रीम कोर्ट में थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट हर पहलू से मामले को देख रहा है तो जाहिर तौर पर अब ये दो पक्षों के बीच का मामला नहीं है। अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर मध्यस्थता के तौर पर इसमें बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उस पहलू पर भी किसानों को थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर किसान इस मामले पर अड़ जाते हैं कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे तो एक कहीं ना कहीं नकारात्मक संदेश जरूर जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा जी, ये आज की नहीं है। जो हमारे ये जज बैठे हुए हैं, हमारे IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने पहले भी क्या किया, सरकारों ने पहले भी उनको डरा धमका कर अपने तरफ किया, अपनी तरफ लाके उन्होंने फैसला लाया है। हमें भी यही डर है भी ऐसे ही होगा और उसकी तरह से हमारे जो फैसला होगा ये हमारे पक्ष में नहीं होगा। कमेटी बनानी है तो किसानों की बनाओ। ये हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे मोदी जी ने पहले हमारे को जबरदस्ती 15 लाख दे दिए, अब जबरदस्ती हमारे धक्के से हमारे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अब यह जबरदस्ती हमें अमीर बनाना चाह रहे हैं, किसानों को करोड़पति बनाना चाह रहे हैं। मैं चाय बेचने वाले को कहूंगा, तेरा दिमाग भी चाय बेचने वाले का, दूध वाले के साथ मत पंगा ले। हम जबरदस्ती किसान हैं, हम जबरदस्ती करोड़पति नहीं बनेंगे। हमें तो वहीं रहने दो जहां पे हम हैं। और जो आप कमेटी की बात कर रहे हो, कमेटी सरकारों की होती है, सरकार जैसे चाहेगी वैसे ही फैसला आएगा। अगर आप सच्चे दिल से चाह रहे हो, अब सरकार की नाकामी इतनी हो चुकी, इतनी डर चुकी है कि इन्होंने कोर्ट का जाके शरण ली है। हम तो नहीं कोर्ट में गए, कोर्ट में तो सरकार गई है। अब सरकार कोर्ट में गई है, कोर्ट ने सरकार को लताड़ा भी है, और लताड़ा है तो इससे अच्छा तो शर्म करके आप तुम ये कानून ही वापस ले लो। क्यों अड़ बैठे हो? किसान जब चाह रहा है भी हमें अमीर नहीं बनना, हमें जहां पे पहले जिंदा हमें वहीं रहने दो, तो क्यों हमें जबरदस्ती दिए जा रहे हो? आप इसको वापस लो, हमें जरूरत नहीं है। हाँ, जब ये कानून वापस ले लेंगे उसके बाद कमेटी की बात करेंगे। आज क्योंकि जो पैनल कल मौजूद था, किसान संगठनों की तरफ से जो वकीलों का एक पैनल बनाया गया है, दुष्यंत दवे उसमें शामिल हैं। दुष्यंत दवे ने कल दलीलें अपनी रखी थी, कुछ नाम भी कमेटी को लेकर मांगे गए थे। आज वो मौजूद नहीं है। प्रशांत भूषण और जो
और बाकी मेंबर्स हैं वकीलों के, वो आज शामिल हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो हरीश साल्वे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि लगता है कि लोग समाधान नहीं चाहते। मैं आपको बताता हूं जी, ये केस जो लेके गई थी सरकार लेके गई थी। अगर कल जो हमारे वकील पेश हुए थे, अगर वो ना पेश होते तो ये डेफिनेट था भी ये केस हमारे उल्ट जाता, हमारे अगेंस्ट जाता। जब हम अपनी पैरवाई के लिए जाएंगे नहीं तो सरकार जो कोर्ट है, कोर्ट तो एक तरफा फैसला कर देगी। हम कल उसके लिए गए थे भी हमारी समस्या ये है, हम इससे मर रहे हैं, हमारी किसानी खत्म हो रही है, ये सरकार ने जबरदस्ती हमारे ऊपर लागू किया है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ ये केस, ये जो हमारे कानून लागू हैं इनको वापस ले लिया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कमेटी सरकार ने बोल लिया, कोर्ट ने बोल लिया, कोर्ट ने कमेटी बनानी है तो कोर्ट फैसला दे भी पहले ये कानून लागू कर कैंसिल करे कोर्ट, उसके बाद कमेटी बनाई जाए। चलिए, तो किसानों की सीधी सीधी मांग है कि जो कृषि कानून है सबसे पहले वो जो है वापस लिए जाए। लेकिन एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं, क्योंकि देखिए किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण और गोंजाल्विस जो है फिलहाल नजर वो नहीं आ रहे हैं। इस पर सीजेआई कह रहे हैं कि कल दवे ने कहा था कि सुनवाई टाली जाए, वो किसानों से बात करेंगे। आज कहां गए, सवाल सीजेआई ने उठाया है। इस पर हरीश साल्वे कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से लगता है कि लोग समाधान नहीं चाहते हैं, आप कमेटी बना दीजिए, जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक दिलचस्प शख्स भी आज मौजूद हैं। हरियाणा के जननायक कहे जाने वाले चौधरी देवीलाल के ड्राइवर रह चुके हैं, जो जानकारी हमें अब तक मिल पाई है। ताऊ जी, आप अपना नाम बताइए और क्या रणधीर सिंह है, रणधीर सिंह देसवाल, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। मैं चौधरी साहब के साथ, जो कि एक किसान नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने किसानों के लिए जो किया, बूढ़े बुजुर्गों की जो 60 साल के थे उनकी पेंशन करी, और जो भी बढ़िया बढ़िया कानून थे किसान के, चाहे जो टैक्स थे, ट्रैक्टर पर टैक्स था, छोटे मोटे जितने भी टैक्स लगाए हुए थे इस सरकार ने, तो उसको है खत्म करने का काम चौधरी देवीलाल, वो किसान नेता था और है उसका, उसमें है न मेरे को भी जब किसान के ऊपर ये काले कानून आए 26 तारीख से, पंजाब से जो किसान चले उनको है न, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर खट्टर मोदी की सरकार है, उस खट्टर ने उनको आतंकवादी बताया, उनको अलखवादी बताया, उन पर पानी की बुछारें छोड़ी। लेकिन देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज ही आज उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उनको नहीं मानते, उन्होंने ने वो भी विश्वासघात कराया, वही मोदी की सरकार के साथ जा मिले जो उनके वसंत थे, उनसे है हमने उनको, हमने जो कि जींद में मेरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता उचाना गांव, जहाँ से दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, विधायक बने हुए हैं, उसको हमने है न बैरी वो लगा करके उसको है न उस हल्के में करसिंधु गांव में उसका हेलीपैड है, हमने अपनी कस्सियों से उखाड़ फेंका है, और मैं वो कस्सी मेरी यहीं रखी है, और स्टेज पर लेकर भी मैं वहाँ पर बोलिया भी हूँ, भाई ये कस्सी है, ये कस्सी जो है एक ऐतिहासिक कस्सी है, इस ऐतिहासिक कस्सी से किसान ने जो कि गुजार होता है, उसी कस्सी से हमने उसको हेलीपैड को उखाड़ा है। और मैं अब 13 तारीख से महंत जसवीर दास के साथ, जो कि आमरण अनशन पे है, मैं भी भूख हड़ताल पर उसी दिन से चल रहा हूँ, और आखिर तक जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तो मैंने शहीदी देनी पड़ी तो मैं शहीदी भी दूंगा। आप कह रहे हैं कि आप जो है अनशन शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर आप थे चौधरी देवीलाल जी के, आपने बहुत बारीकी से उनकी कार्यप्रणाली को देखा है। फिलहाल जो स्थिति है हरियाणा की सियासत की, राजनीति की, इसमें सवाल ये कि क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने करनाल के कैमला गांव में कार्यक्रम किया, वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जी जी, सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आज देखिए, आज काफी दबाव है सरकार पर, हरियाणा सरकार पर किसानों को लेकर। आज मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। कोई संदेश है जो आप देना चाहेंगे? हाँ, हम यही संदेश दे रहे हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है इस वक्त, हमारी पार्टी जो है बीजेपी के जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने ये काले कानून बनाए हैं, हमें किसान, हमारी आने वाली जो है पार्टी हमारी किसान पार्टी, किसान मजदूर पार्टी ही बनकर आएगी, जो कि किसानों का भलाई करेगा, और आने वाला प्रधानमंत्री इस देश का किसान होगा, किसान का बेटा इस दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। और समाधान जो हम चाहते थे, जिसको हमने हमारे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने आज़ादी दिलाई थी, जो सपना था कि आज़ादी मिलेगी अंग्रेजों से, लेकिन ये काले अंग्रेज जो कि आज गद्दी पर बैठे हैं, इन्होंने झूठे जुमले दे करके इस मोदी ने
झूठे जुमले दिए, 15 लाख रुपए तुम्हारे इन खातों में आएंगे, काला धन दूसरे विदेशों से आएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हम इन जुमलों में आ गए। किसान की मजदूर की वोट है वो सबसे ज्यादा हैं। हमारी वोटों से कारपोरेट घरानों की कोई वोट नहीं होती, वो तो गिनती की वोटें होती हैं। हमने इसको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन इसने हमारे इन्हीं किसान मजदूरों को, जो कि इसकी जनता है, ये देश का प्रधानमंत्री है, इसको सद्बुद्धि दे परमात्मा। दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? आज हम अमित शाह से मिल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो कि चौधरी देवीलाल के वसंत हैं, उनके पुत्र हैं, उन्होंने इससे इस्तीफा दे देना चाहिए और इस सरकार को गिरा देना चाहिए। उसी में यह होगा, नहीं तो देवीलाल का नाम मिट जाएगा, जिसको कि किसान जिनके तुम वारिस हो। इसलिए हम चौटाला से, दुष्यंत से भी यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये बेटा, तुम है इस कुर्सी की लालच में किस उसमें फंसा हुआ है? तुम उस देवीलाल का बेटा है जिसने हिंदुस्तान में किसान का नाम चमकाया था, किसान के लिए काम कराया था। उसके अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर उसका है न बहिष्कार किया है। सारे प्रदेश में वो कहीं नहीं जा सकता। चलिए, तो रणधीर हमारे साथ थे, जो कि चौधरी देवीलाल जी के लिए ड्राइवरी का काम कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग है, गुस्सा कहीं ना कहीं सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, गुस्सा कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है किसानों के बीच। और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आज क्योंकि मुलाकात अमित शाह के साथ है, दबाव है हरियाणा सरकार पर, एमएलए को एकजुट रखने की कोशिश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री भी मुलाकात करेंगे और हो सकता है जेजेपी विधायकों के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने फार्म हाउस पर एक मीटिंग भी करें। हालांकि क्या कुछ निकलेगा, क्या कुछ खबरें होंगी, सबसे पहले जनता टीवी आपको बताएगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो हैं भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी जो हैं उसके सदस्य हैं, क्या नाम है आप? बाबूराम नाम है जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट है। करनाल के कैमला गांव में जिस तरह से विरोध हुआ मुख्यमंत्री का, तोड़फोड़ हुई, सीधे तौर पर आरोप चड़ूनी साहब पर लगाया गया कि उन्होंने इस तरह का हुड़दंग मचाया है, अपने लोगों को भेजकर उपद्रव वहां पर करवाया गया, एफआईआर दर्ज की गई, गुरनाम चड़ूनी का नाम उसमें है। इस पर क्या कहेंगे? क्या, क्योंकि सरकार कह रही, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों का स्वभाव ये नहीं है। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी हमारे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने क्या काम कराया कैमले गांव के अंदर, जब हमारा लान था भाई किसान यहाँ टूल टैक्स बदलने पर बैठे हुए हैं, किसानों के साथ बात करो मुख्यमंत्री, किसानों को वहाँ समझाओ। तो इन्होंने दो फाड़ करने के लिए कैमले गांव में मीटिंग रखी और वहाँ से सारा काम सील कर दिया। इतनी 5-7 किलोमीटर थोड़ी फोर्स खड़ी कर दी। तो हमने कहा था भाई जो किसानों से बात करनी है तो यहाँ किसान आंदोलन पर बैठे हैं टूल टैक्स पे, यहाँ आकर बात करो। तो वहाँ कोई बात नहीं करी, जबरदस्ती अपनी अहंकार की वजह से मैं तो ये रैली करके दिखाऊंगा यहाँ तुम्हारे को। अरे भी तो रैली किसके लिए कर रहा है? तू अमित शाह को मिल, प्रधानमंत्री को मिल कि मेरे किसान वहाँ बैठे हैं तो भाई उनकी समस्या का हल करे जाए। मतलब एक किसान के ऊपर नमक छिड़कने का काम किया था और किसानों ने उसका डटका विरोध कराया। तो इतने थोड़ी ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, इतने थोड़ी हरियाणा के अंदर कोई भी बीजेपी के चाहे विधायक हो चाहे कोई भी एमपी हो, हम इतने थोड़ी रैली नहीं होने देंगे हरियाणा के अंदर। लेकिन मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो किसान इन कृषि कानूनों के फायदे या इनसे जुड़े जो भ्रम है उनको दूर करना चाहते हैं, उनके लिए भी परेशानी जो है लोगों की तरफ से जो आंदोलन कर रहे हैं या ये वहां पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तरफ से खड़ी की जा रही है। साथ ही साथ ये सवाल भी कि इस तरह के आंदोलन में जब किसान का मसला हो, अन्नदाताओं का मसला हो, तो इस तरह की तोड़फोड़ कहां तक जायज है? क्या लगता है? कोई किसान ने कोई तोड़फोड़ नहीं करी वहाँ, बिल्कुल भी। उन्होंने अपने गुंडे बिठा रखे थे वहाँ, गुंडे बिठा कर भाई यहाँ किसान आवेंगे तो उनके साथ लाठी डंडा बजाइयो। तो किसान तो खाली आज जा रहा था, ठीक है, अभी किसान विरोध कर रहा था भाई इतने थोड़ी तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम रैली नहीं होने देंगे। तो उन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां चलवाई, किसानों के ऊपर पानी के फुहारे मारे और आंसू गैस के गोले छोड़े। 4 किलोमीटर की लंबाई में किसान खेतों की इतनी क्यों माना पानी के अंदर होगा, किसान वहां पहुंचा। तो जी आप कुछ कहूँ जी, जो ये कह रहे हैं इस कानून के फायदे ये हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जो धक्के से मुख्यमंत्री बना, उसके गृह जिले के अंदर अभी 300 किसानों के साथ ठगी हुई 8 करोड़ की,
और ऊपर से जब वो किसान उनसे पैसा मांग रहे हैं तो फोनों पे पहली बात तो दफ्तर बंद करके चले गए, ठीक, और फोन कर कर उनसे पैसा मांग रहे हैं तो किसान, तो उनको धमकाया जा रहा है आगे किसान भाइयों को भी, हमारा शिवराज हमारा मामा है, मोदी हमारा चाचा है, अमित शाह हमारा फूफा है, अगर तुम हमें फोन करोगे तो जेल में डलवा देंगे। ये फायदे हैं इस कानून के भी, जो कानून पहले ही अभी लागू नहीं हुआ, किसानों के साथ ठगी होने लगी, तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा कोई नहीं है। इनको अपना अभी भी समझना चाहिए, इस कानून से सिर्फ और सिर्फ किसानियत खत्म होगा और कुछ नहीं निकलेगा। उद्योगपति पहले भी नहीं तुम्हारे बने, अब क्या बनेगा? एक मेरा सवाल, क्योंकि एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु जो संगठन है, उनके वकील जो हैं, उन्होंने कहा है कि वो अदालत से सहमत हैं इस बात को लेकर कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, वो आंदोलन में शामिल ना हो। मैं उसका भी बताता हूँ जी। बुजुर्ग, बच्चे, हमारे घर में 5 जाने हैं, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं और बच्चे हैं। हम मियाँ बीबी इस आंदोलन में आ गए, पीछे उनको खाना कौन बना के देगा? या तो सरकार बना के दे खाना, उनको हम भेज देते हैं, उनको खाना बनाने के लिए भी हमें चाहिए ना पीछे कोई। जब कोई है ही नहीं है, वो हमारे साथ ही आएंगे, हमारे साथ ही आके बैठेंगे। ये तो बेतुकी बात है। लेकिन इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, लेकिन इतनी ठंड है, अब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बुजुर्गों में होती है, बच्चों में होती है, काफी कम होती है ठंड के मौसम में, क्योंकि 65 जान चली गई है। इस गंभीरता को हमें समझना होगा और सुप्रीम कोर्ट भी शायद इस गंभीरता को समझते हुए ही कमेटी बनाने की बात उस पे सरकार को समझना चाहिए। सरकार आंखें मीच के सो रही है। हमारे घर में कोई पीछे है ही नहीं है, हम उनको कैसे वहां पे रखें? वहाँ हमारे पास ही नहीं है, हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ टेंटों में बैठ के, हमारे बुजुर्ग यहाँ हमारे पास है। जब खाने के लिए, बनाने के लिए वहाँ कोई है ही नहीं, उसको हम कैसे रखें? दूसरी बात ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, हमारे साथ आड़तिया यूनियन, हमारे साथ छोटे उद्योग हैं, जो जितने भी ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन, जितने भी छोटे उद्योग हैं, वो हमारे साथ आ गए हैं। उन्होंने 26 तारीख तक का टाइम दिया है। अगर 26 तारीख तक ये सरकार ये कानून वापस ले लेगी तो ठीक है, अगर नहीं लेगी तो सभी के सभी जीएसटी भरना बंद कर लेंगे। फिर सरकार कर ले कमाई कहां से करती है? फिर अभी जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक से 76 अरब डॉलर कर्जा लिया है ना, वो छुपा के कोविड के मसले में और अपना इन उद्योगपतियों के जेबें भर दी, फिर देखेंगे कौन सा वर्ल्ड बैंक इनको कर्जा देता है। वापस लौटूंगा इस बातचीत पर, लेकिन एक बार तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। एक बार पीछे की तस्वीरें जो हैं, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन सिग्गू बॉर्डर पर 48 दिनों से यहां पर भी लगातार लोग जुट रहे हैं और अपना समर्थन देने के लिए भी लगातार लोग अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग संगठन के लोग भी किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला, और क्योंकि हम बात कर रहे थे कि इस आंदोलन को लेकर किस तरह की तस्वीरें हैं, तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंदोलन कहीं से कहीं तक कमजोर पड़ता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरह से किसान संगठनों की तरफ से कहा गया कि सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं किसान जो सरकार है इस मामले को लंबा खींचना चाहती है, ताकि किसान थक हार कर जो है वो घर चले जाएं। कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। आप युवा हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सीहोर जिले से, अर्जुन आर्य मेरा नाम है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी एक किसान आंदोलन जो है वो हुआ था। उस तरफ तब भी कई सवाल खड़े हुए थे सरकार पर। जो स्थितियां हैं फिलहाल इस मामले को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर अब बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कई तरह के पहलू हैं। आज क्या लगता है, उम्मीद है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मोदी जो सरकार है वो बेहद अहंकारी सरकार है और बेहद क्रूर सरकार है। पहले तो इन्होंने किसानों को पानी की बौछार से रोका, आंसू गैस छोड़े, किसानों को पीटा गया, यानी कि बल का प्रयोग किया गया। जब किसान उससे भी नहीं रुके तो फिर वार्ता का दौर शुरू हुआ। 1 दौर की, 2 दौर की, 9 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन किसानों को न्याय अभी तक नहीं मिला है। और जब मोदी सरकार को ये लगा कि ये आंदोलन तो जन आंदोलन बन गया है, और ऐसे हालात में अगर मोदी सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला तो मोदी सरकार को ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में जनता इनको संसद से उठाकर बाहर फेंक देगी। तो ऐसे हालात में मोदी ने एक बार फिर शिखंडी की तरह, मैं समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है और गुमराह कर कर आगे किया है। नहीं, देखिए मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर तौर पर किसान और सरकार के बीच की लड़ाई है और किसान लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम क्यों जाएं जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच का ये मामला है। तो मैं ये समझना चाहूंगा, जब बातचीत का कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है, 5 से 6 दौर की बातचीत पहले हुई, उसके बाद जब लेटर डिप्लोमेसी हुई, 9वें दौर तक की टेबल टॉक हुई, 10वीं टेबल टॉक के लिए वक्त दिया गया, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं घूम फिर कर चीजें
उसी पॉइंट पर आ गई जहां से शुरू बातचीत हुई थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ये क्या है कि एक कानूनी कमेटी बना देते हैं, वो कानूनी तौर पर जुडिशियल हिस्सा कमेटी होगी इस पूरे मामले पर, तो इस बातचीत को अगर नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है तो क्यों ना आगे की बातें उस कमेटी के सामने दोनों पक्ष रखें, शायद कोई समाधान निकल आए। देखिए, किसान तो हर पहल पर सहमत होता है, लेकिन जो वर्तमान के जो हालात हमने देखे हैं मोदी सरकार के, चाहे वो राज्यसभा में लोकतंत्र की हत्या कर कर इस बिल को लेकर आना, और मैं समझता हूं कि 2016 में जब गोगोई जी जो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र अब खतरे में है, तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जब 2016 में कहा था लोकतंत्र खतरे में है, तो आज तो हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं मोदी सरकार बंधुआ मजदूर की तरह, मैं समझता हूं, देश विरोध में कहीं प्रयोग ना करे। और इसी हालातों को देखकर आज देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता है, किसान है, जो उस पर विश्वास करता है, उसको मोदी सरकार की हर गतिविधि पर संदेह है। और एक सबसे बड़ी बात ये देखो आप कि मोदी जी कह रहे हैं कि ये कानून किसान हित में है, और किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो वो कहते नहीं, हम तो जबरदस्ती देके रहेंगे। मैं समझता हूं ऐसा पहला दौर है कि देने वाला कह रहा है कि ले लो, और लेने वाला कह रहा है हमको नहीं चाहिए भैया। तो मैं समझता हूं इसमें पूरा संदेह मोदी सरकार पर स्पष्ट हो जाता है। ये सरकार घोर किसान विरोधी है, और ये चालाकियों से मैं समझता हूं शिखंडी का रूप धरकर जो है सुप्रीम कोर्ट को एक, मैं समझता हूं, जरिया बनाकर किसानों को ठगना चाहती है। लेकिन किसान अब समझदार है, ठगेगा नहीं, मान्यवर। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप बताइए, क्योंकि देखिए लगातार सरकार ये कह रही थी कि कई किसान संगठन है, किसान है, मुलाकात वो उनसे कर रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुलाकात की थी। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब ये दलील दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई भी याचिका